एक्टिव बिल्डर्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन दी शेयर ऑफ अनदर कंपनी ऑन 31 अक्टूबर 2016। 31 अक्टूबर 2016 को उन्होंने क्या किया, दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की 4.5 लाख। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ 5 लाख एंड सिल्वर ऑफ 2,25,000 ऑन 31 मार्च 14। उन्होंने 31 मार्च 2014 को, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, उन्होंने कुछ गोल्ड और सिल्वर भी खरीदा था और अभी उन्होंने शेयर खरीदे एक कंपनी के। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 17। हमने 31 अक्टूबर 16 को खरीदा, इसके बाद ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च 2017 को। सो मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 17 ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। शेयर की मार्केट वैल्यू है 375,000, गोल्ड 7,50,000, सिल्वर 4,35,000। हाउ विल द अबव इन्वेस्टमेंट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एक्टिव बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 एज पर AS 13। देखिए इसका आंसर तुम्हारा जो पीएम में था वो बहुत प्रॉपर नहीं था, इसलिए ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो लिखना, ठीक है, और थोड़ा यहाँ हिंट लिख लेना बाद में, पहले सुन लेना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के जो जो प्रोविजन है, तो इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में हम बांटते हैं कि वो करेंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वर्ड यूज नहीं होता है ना, आप करना, 2012-13 में ये वर्ड हटा दिया गया था, ठीक है, तो आप करेंट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करना। तो क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट को हम दिखाते हैं एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म को हम नॉर्मली दिखाते हैं एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है। इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं डिक्लाइन अमाउंट का। अब कोई इन्वेस्टमेंट करेंट है या लॉन्ग टर्म है, ये पूरी बातें सुनना है ना, इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं। तो करेंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। आपने खरीदा है तो आप कब तक होल्ड करने वाले हैं, उससे समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म है या करंट। आप कब से होल्ड करके रखे हुए हैं, ये बात इररिलेवेंट है। यानी आपने कब से होल्ड करा है, आप किसी इन्वेस्टमेंट को 3 साल से होल्ड किए हुए हैं, इससे डिसाइड नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। आपने कोई 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट खरीदा बैलेंस शीट की, तो इससे डिसाइड नहीं होगा कि वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। इफ इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, तो वो क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, अगर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड। अगर आपको लगता है कि आप 12 महीने से ज़्यादा हेल्ड करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, वो 1.5-2 साल पहले से हमारे पास, और हमने अभी शेयर खरीदे हैं अक्टूबर 2016 में, और हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की 31 मार्च 2017, मतलब 6 महीने बाद। क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि कैसे वैल्यू करें इन चीज़ों को। अभी फैक्ट ऑफ द केस पे ना जाएं, पहले प्रोविजन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रोविजन एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट, अगर करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन, जब तक परमानेंट डिक्लाइन ना हो, ठीक है। ये हो गया प्रोविजन। हम हमेशा आंसर 3 स्टेप में लिखेंगे, हमेशा। इंस्टीट्यूट का आंसर कैसे भी लिखा हो, तुम कसम खा लो, तुम 3 स्टेप में लिखोगे। पहला तुम्हारा प्रोविजन आएगा ये इसका, दूसरा फैक्ट ऑफ द केस क्वेश्चन, और तीसरा कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में फैक्ट ये है कि हमने 2 इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे हैं 1.5 साल से, गोल्ड एंड सिल्वर, और हमने शेयर खरीदे अभी 6 महीने पहले, ठीक है। ये फैक्ट ऑफ द केस हो गया, और उनकी मार्केट वैल्यू दी गई है। अब जब कंक्लूजन पे आओगे तुम, तो तुम्हें अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये चीजें शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। एक अजम्पशन, नॉर्मली गोल्ड सिल्वर और जमीन, लैंड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी नॉर्मली एज्यूम करे जाते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदे गए हों। तो हम ऐसा अजम्पशन भी ले सकते हैं कि इनको हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा होगा, तो इनको हम किस पे वैल्यू कर दें, कॉस्ट पर। कॉस्ट पर पैसे भी उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, अगर तुम क्वेश्चन को देखो तो एनी केस कॉस्ट पर ही आना है। लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे गए होंगे, तो हम उनको कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। और शेयर अगर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदे गए हैं, तो उन्हें हम कॉस्ट पर दिखाएंगे। ये आंसर बोल रहा हूं मैं ना, अगर इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदे तो उसको हम कॉस्ट पर दिखाएंगे। कॉस्ट क्या है उनकी, 4.5 लाख। और अगर हमने उनको करेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड करने की इच्छा है हमारी, तो उसको हम मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे, क्योंकि वो कम है। सो मैं पूरा कंक्लूजन वाला पार्ट बोल दे रहा हूं तुम्हें कि
नॉर्मली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म पर्पज से होगा, इसलिए हम उसको कॉस्ट पर वैल्यू कर सकते हैं। इन केस ऑफ शेयर, अगर एंटिटी की इंटेंशन है टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, तो दिस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अदरवाइज मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म, अदरवाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज 375,000 इन दिस केस, जो कि इस केस में 3,75,000 होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके 2 ओपिनियन देने हैं। ठीक है, लिख लो वहां 2 ओपिनियन देने हैं इसके। ठीक है, कोई भी आंसर जहां तुम्हारा अजम्पशन हो सकता था या जहां तुम्हारा ओपिनियन हो सकता था, वहां तुम फैक्ट मत लिख देना कि ये तो शॉर्ट टर्म है और हम ना इसको ऐसे दिखाएंगे। जज नहीं बनना है तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है कि केस क्लियर नहीं है तो डिबेट करो वहां पे जाके कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, है ना। अपना कंक्लूजन मत दो, जरूरत ही नहीं है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, मई 2018 का आरडीपी निकालो। हाँ, किसका दे देना, लेकिन 4 नंबर का आएगा, तुम उसमें अजम्पशन ले लेना, उसमें भी अजम्पशन ले रहे हैं अपन। ये नॉर्मली ऐसा एज्यूम करा जाता है कि गोल्ड एंड सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा होगा, तो ऐसा मानते हुए हम इसको कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना पानी आनी पीने में। ओके, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर तुम्हें टाइम मिले कभी तो ऐसे देखना, अदरवाइज के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। और क्या बोला, लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर रेटिंग आर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेवल 2 एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेवल 2 एंटिटी किसे बोलते हैं, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना, एक बार देखना हो तो देख लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, छोड़ दो है ना, अभी मत उलझो गलत जगह। इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पे लिख लो एग्जाम टाइम, ये देखे बिना मर जाना। AS1 के क्वेश्चन जहां जहां से मिले कर लेना, AS7 के नए टाइप के क्वेश्चन ढूंढ लेना, और AS10। बाकी क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है, लेकिन AS7 आजकल अलग ही तरीके से आ रहा है, उसका अलग एटीट्यूड है अभी। क्योंकि तो तुम हाँ जो भी मतलब बोलते हो इंग्लिश में, तो AS7 मत छोड़ना कहीं भी मिले। ठीक है, AS10 और AS1 तो इसलिए मत छोड़ना, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा कि कौन से AS का क्वेश्चन है। और सीरियसली अगर तुम्हें समझ में ना आए कि कौन से AS का क्वेश्चन है, तो वो AS1 का है। ठीक है, तुम तो नोट भी डाल देना कि assuming that this is the question from AS1। तो देखो, J Limited had made a right issue of share in 2016। हमें पता है AS1 का है, आरटीपी मिलेगा। बाकी तुम देखना इसको इस एंगल से देखना कि पहचानो तुम सीरियसली कि ये पूछ क्या रहा है ना, नहीं तो तुम आंसर किस डायरेक्शन में ले जाओगे। तो J Limited had made a right issue of share in 2016 in the offer document to its member। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस टाइप जो होता है। ठीक है, और क्वेश्चन की कई चीजें बिल्कुल काम की नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता चले कि काम की नहीं है ना, तब ना, अपन तो वहीं ढेर हो जाने। मतलब तुम्हें बिल्कुल ध्यान से शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो इग्नोर करना है तुम्हें। हो सकता है वो किसी काम की ना हो। AS14 का जो मैंने क्वेश्चन अभी छोड़ा है वो एग्जाम में पूछा गया था, उसमें एक लाइन ऐसी लिखी है कि 4 बार में इंटरप्रिटेशन नहीं निकलेगा उसका, लेकिन काम ही नहीं। उन्होंने पूछा है कि परचेज कंसिडरेशन निकालो, और लाइन जो टप बनी है वो डिबेंचर वाली बनी है, तो उसका तुम्हारा रिलेशन ही नहीं बनता।
लेकिन हमें मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि यार इस बात से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आती तो उसको इग्नोर करते हुए ऐसा मानते हुए कि आ रहा है यार, एक बार उसको नीचे तक रीड करना है, ऐसे करना है ना, अदरवाइज सब बिगड़ जाता है भाई एग्जाम। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड ऑन 31 मार्च 17। जब ये राइट इशू लाए तो उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्टेड सरप्लस दिखाया कि हमें इस साल 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर prepared on hitherto followed accounting policies and presented for perusal of board of director showed a deficit of 10 करोड़। लेकिन जब साल का एंड आया और जब ड्राफ्ट रिजल्ट तैयार हुए, ड्राफ्ट रिजल्ट मतलब ये होता है कि ऑडिटर के साइन नहीं हुए और मैनेजमेंट के साइन भी नहीं हुए, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाए गए, अब ऑडिटर चेक करेगा, एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है ना। तो जो ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ द ईयर प्रिपेयर्ड, ठीक है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाए गए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे गए हैं, वो डेफिसिट दिखा रहे हैं कितने की, 10 करोड़ के। तुमने बोला था 40 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन जो ड्राफ्ट रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि 10 करोड़ का नुकसान होगा राइट इशू आने के बाद। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं। वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब समझते हो, वही फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है, तो वर्क कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस जो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं पर। जरूरी है बात समझना। वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ हैदर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। हम पहले प्राइम कॉस्ट पर दिखाते थे और उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री को किस पे दिखा दो, वर्क कॉस्ट पे दिखा दो। पहली बात तो है कि क्या ऐसा कर सकते हैं, वर्क कॉस्ट पे दिखा सकते हैं? इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे दिखाया जाता है? नहीं तो ऐसे बोलते हो, ये सब पता हो। कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं इन्वेंट्री को? कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ तो समझे, कॉस्ट का मतलब क्या, प्राइम कॉस्ट मतलब वेरिएबल ओवरहेड नहीं जोड़ते, मतलब फिक्स ओवरहेड भी नहीं जोड़ते होंगे। तो पूरी कहानी पढ़ते हो भूल जाते हो। मटेरियल जोड़ते हो, ओवरहेड जोड़ते हो, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ते हो, अभी जोड़े फिक्स ओवरहेड जोड़ते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे दिखाते हैं कॉस्टिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ने के बाद। अकाउंटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेते, इतना अंतर है कॉस्टिंग और अकाउंटिंग में। इन एनी केस फैक्ट्री ओवरहेड तो लेते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले ये समझो कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर तो तुम ओपिनियन दे पाओगे। तो क्या सही कर रहे हैं? तो कर सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पे दिखा सकते हैं नहीं? बोलो जल्दी, दिखा सकते हैं नहीं? समझ गए ना फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है ना? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते ही हैं, वो तो अलाउड है ना, एएसबी अलाउ करता है। वो तो बोलता है बस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मत जोड़ना जिनका सीधा कनेक्शन ना हो। तो उन्होंने क्या बोला, उनका रिजल्ट आया कम, मतलब माइनस में चला गया प्रॉफिट। तो उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री जो हम दिखा रहे हैं ना प्राइम कॉस्ट पे, ऐसा करो इस बार की इन्वेंट्री किस पे दिखा दो, पर कॉस्ट पे दिखा दो। तो 30 करोड़ की जो इन्वेंट्री दिख रही है वो कितने पे पहुंच जाएगी? 50 करोड़ पे पहुंच जाएगी। बताओ इससे क्या होगा? ऐसे प्रॉफिट कितने से? 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे बोला कि प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर पास्ट 5 ईयर, द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़। उन्होंने बोला कि एक परमानेंट फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ का, उसका प्रोविजन भी इस बार हमें बनाना है। एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ कंपनी you are asked by the managing director to draft the notes on accounts for inclusion in annual report for 16-17। सबसे बड़ी बात ये समझना है कि तुमसे पूछा क्या गया, उसके बाद सोचना है कि 40 करोड़ और 10 करोड़ का क्या रोल था। तो तुमसे पूछा गया है कि चीफ अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, आप अकाउंटेंट हैं, यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट। आज तो बोला गया नोट्स टू अकाउंट बनाओ। तुमसे पूछ ही नहीं रहे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो तुमसे क्या बोल रहे हैं कि आप नोट्स टू अकाउंट बनाओ। क्या वो तुमसे ओपिनियन मांग रहे हैं? प्लीज समझें, हम कहीं और ही उलझे रहते हैं। क्या वो तुमसे ओपिनियन मांग रहा है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वो तुमसे क्या बोल रहे हैं? आप नोट्स टू अकाउंट ड्राफ्ट करें।
अब बताओ इस 40 करोड़ और 10 करोड़ का क्या रोल है? कुछ रोल नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था। क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है। सुन लो उस क्वेश्चन क्या था। राइट इशू लाए हैं, उन्होंने बोला था 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा लेकिन 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी में ऐसा ऐसा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेंट्री जो हम आज तक प्राइम कॉस्ट पे दिखा रहे थे, अब वो हम किस पे दिखा देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट पे, वर्क कॉस्ट पे दिखा देंगे। और एक परमानेंट डिक्लाइन हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो उसका हमें क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। तुमसे बोला गया नोट्स टू अकाउंट बनाओ, तो लिटरली तुम इस क्वेश्चन को काट दो, लिख दो उस पर इररिलेवेंट, उसको पढ़ना तुम एग्जाम के टाइम, लेकिन आंस दिमाग में इमेज बननी रहनी चाहिए कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, सॉल्यूशन से इसका कोई संबंध नहीं बन रहा। क्लियर है क्या? और यहां लिख लो बिल्कुल साफ साफ कि हमसे नोट्स बनाने को बोला है, ओपिनियन नहीं मांगा। लिख लिया? क्लियर है? अब पहचानो कि अगर ना लिखा होता तो ये कौन सी एएस का क्वेश्चन है। देखो, एक तो मान लेना कि सिलेबस के अंदर का ही है, तो थोड़ा हेल्प होगी समझने में। तो इसका ये क्या हो रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। इन्वेंट्री को पहले वर्क कॉस्ट पे, पहले प्राइम कॉस्ट पे दिखाते थे, अब किस पे दिखाएंगे, वर्क कॉस्ट पे। तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने चेंज करी है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि तुमसे डिस्क्लोजर पूछा है उसने। उसने क्या पूछा है, नोट्स। तो ऐसे नोट्स पे लिखो, नोट्स मतलब डिस्क्लोजर मीन्स AS1, ऐसे निकालना है तुम्हें मीनिंग। ठीक है, कि तुमसे बोला नोट्स बनाओ, मतलब वो तुमसे पूछा डिस्क्लोजर कैसे देंगे, मतलब AS1 का क्वेश्चन है। क्लियर है ये? चलो, क्वेश्चन ज्यादा कठिन था, सॉल्यूशन तो इसका सरल। आंसर डिस्कस कर लें, तो देखना, सुनना ध्यान से। तो थोड़ा सा आंसर फ्रेम करना कैसा, कि अगर हम क्या करते हैं, किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाते हैं, ठीक है, देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। या फिर ये सुनना, ये क्वेश्चन मई 2018 में करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे गए थे, याद है क्या तुमसे? AS1 का क्वेश्चन था वो पूरा, 5 पॉइंट पूछे गए थे, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसका भी ये पॉइंट है, तो यहाँ सुनना ध्यान से। जब भी आप क्या करते हैं, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हैं, देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, या अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है, तो आपको ये देखना है कि क्या उसका मटेरियल इफेक्ट है। अब जो उसका मटेरियल इफेक्ट है वो दो जगह हो सकता है, मतलब इन करेंट ईयर हो सकता है उसका मटेरियल इफेक्ट, या इन लेटर ईयर्स हो सकता है। लेटर की स्पेलिंग देख लेना तुम। तो अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है, इनमें क्या आया है, चेंज आया है। तो उसका मटेरियल इफेक्ट अगर है तो वो हो सकता है करेंट ईयर में, वो हो सकता है लेटर ईयर में। अगर उसका करेंट ईयर में मटेरियल इफेक्ट है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आप अमाउंट निकाल सकते हैं तो आपको फाइनेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा। अगर आप अमाउंट नहीं बता सकते कितना इफेक्ट पड़ा, तो आपको ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि अमाउंट नहीं निकाल सकते। सुनना ध्यान से, तुमने अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, ठीक है, तो देखो क्या उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है, करंट ईयर पर या सब्सिक्वेंट ईयर पे। अब अगर उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है करंट ईयर पे,
ठीक है। और तुम्हें पता है कितने रुपए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आएगा? जैसे इन्वेंट्री कितने रुपए से चेंज आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ? 20 करोड़। So अगर there is any change in accounting policy which has material effect in current year and amount can be quantified, और आपको लगता है कि उसका आप अमाउंट क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो आपको एक नोट्स देना पड़ेगा जिसमें आपको बतानी पड़ेगी ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज कि 20 करोड़ से क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। और अगर आपको इफेक्ट नहीं पता तो कम से कम फैक्ट ऑफ चेंज तो बताना ही पड़ेगा। एक बार फिर से बोलें, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है? ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, फैक्ट ऑफ चेंज एंड इफेक्ट ऑफ चेंज। अगर उसका करंट ईयर पे असर पड़ रहा है तो आपको इफेक्ट ऑफ चेंज बताना है, अगर आप अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री केस में आप अमाउंट निकाल सकते हैं कि उसका कितने से इफेक्ट हुआ, 20 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ जाएगी जिससे प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। अगर आप अमाउंट ना निकाल सकते हो तो आपको फैक्ट ऑफ चेंज बताना पड़ेगा कि हमने पॉलिसी चेंज करी है और हम उसका अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसका करंट ईयर पे असर पड़ा है तो, अगर उसका करंट ईयर पे असर नहीं पड़ा और उसका लेकिन लेटर ईयर पे असर पड़ेगा तो भी आपको ये फैक्ट क्योंकि इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं इस ईयर में, इफेक्ट तो बता नहीं सकते कि पीएनएल में ऐसा चेंज आया, करंट ईयर पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो अगर उसका सब्सिक्वेंट ईयर पे इफेक्ट पड़ने वाला है तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है जिसका सब्सिक्वेंट ईयर पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्लियर है बात? तो क्या केवल जब करंट ईयर में इफेक्ट हो तभी डिस्क्लोज करना पड़ता है या नेक्स्ट ईयर में होगा तो भी डिस्क्लोज करना है? नेक्स्ट ईयर में होगा तो भी डिस्क्लोज करना। क्या नेक्स्ट ईयर में असर पड़ेगा तो क्या हम अमाउंट बता सकते हैं अभी से? नहीं, हम क्या बताएं, केवल फैक्ट ऑफ चेंज। अगर करंट ईयर पे असर पड़ेगा तो हमें क्या क्या बताना है, अमाउंट भी बताना है अगर बता सकते हैं, अदरवाइज फैक्ट बताना है, प्लस ओल्ड क्या थी पॉलिसी हमारी और न्यू पॉलिसी क्या है। क्लियर है क्या? तो AS 1 का क्वेश्चन है जो ये बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने चेंज करी है। जो बात हम समझ पा रहे हैं कि उन्होंने वैल्यूएशन का तरीका क्या किया है, इन्वेंट्री का चेंज किया है, उसे हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे। और अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होती है जिसका करंट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर पे मटेरियल इफेक्ट पड़ता है तो हमें उसका फैक्ट और अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आंसर शुरू से सुनना, एक बार आखिरी बार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 बार क्वेश्चन आया है, मैं एक ही बार में समझा रहा हूँ, अगली बार समझाऊंगा नहीं, सीधा आंसर बोलूंगा। ठीक है? तो आपको शुरू से क्या क्या बातें आती हैं जब ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है। एज पर AS 1, if there is any change in accounting policy which has a material effect